नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 17 जुलाई 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, फर्स्ट न्यूज़ आज का है, फेम रेड सिग्नल रिटर्न एसओपीज और फेस लीगल एक्शन। देखिए, फेम जो स्कीम था जो कि ऑटोमोबाइल्स के लिए था कि भाई आप इसमें सब्सिडी वगैरह क्लेम कर सकते हैं ईवी मेकर्स। अब वो ईवी मेकर्स को बोला जा रहा है कि भाई आप अपना सब्सिडी जो है रिटर्न करना चालू कर दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पास्ट में कुछ गाइडलाइंस को कंप्लाई नहीं किया था। सपोज़ मान लीजिए, अगर आपको इतने परसेंटेज ऑफ जो प्रोक्योरमेंट है वो इंडियन कंपनी से करने थे, तो आपने वो कंप्लाई नहीं किया। तो ये सब चीज़ के कारण अब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई आप इसे रिटर्न करें। आपने जितने पास सब्सिडी क्लेम किए, कुछ कंपनीज कह रहे हैं कि भाई हम इस चीज़ को वापस से गवर्नमेंट में कंसर्न उठाएंगे कि भाई अगर हम ऐसे रिटर्न कर देंगे आपको सारा सब्सिडी, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। और कुछ कंपनीज कह रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है, अगर गवर्नमेंट को रिटर्न चाहिए तो हम रिटर्न करने के लिए भी तैयार हैं। इनफैक्ट कुछ कंपनीज ने तो रिटर्न करना चालू कर भी दिया, जैसे कि रतन इंडस्ट्रीज ओन रिवोल्ट इंटेलिकॉर्प एंड एमओ मोबिलिटी हैव अग्रीड टू रिटर्न द अमाउंट्स क्लेम्ड, सेड ऑफिशियल्स अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है। फिर इसमें कुछ और भी बोला गया है कि भाई 7 कंपनीज से टोटल में 470 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने वापस मांगा है। ठीक है। हीरो इलेक्ट्रिक जो है वो कह रहा है कि भाई हम अपना वेंडर का नाम दे नहीं सकते हैं आपको, क्योंकि हमारा कुछ इंटरनल एक क्या बोलते हैं, सॉर्ट ऑफ हमारा वो राइट है और हम आपको लीक नहीं कर सकते उस चीज़ को। फिर कुछ कुछ कंपनी जो कि ऑलरेडी बार्ड थी आपके फेम के सब्सिडी के लिए, उन्होंने भी क्लेम किया, तो उनको तो डेफिनेटली रिटर्न करना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, लेटेस्ट वर्जन ऑफ डेटा बिल ड्रॉप्स क्लॉज दैट क्रिएटेड एक्सेप्शन, पर्सनल डेटा ऑफ इंडियंस इन पब्लिक डोमेन में गेट शील्डेड फ्रॉम एआई। देखिए, ये न्यूज़ बेसिकली क्या है कि अलग अलग कंट्रीज़ में ना अलग अलग रेगुलेशंस आ चुके हैं एआई को लेके। अब इंडिया ने भी ऐसा रेगुलेशन लेके आ गया है, जैसे कि पहले एग्जिस्ट करता है दूसरे कंट्रीज़ में, कि भाई आप जो है एआई चैटबॉट्स में पर्सनल डेटा किसी का यूज़ नहीं कर सकते हो। सपोज़ मान लो, अगर कोई एक फेमस पर्सनैलिटी है और उसने अपने इंस्टाग्राम वगैरह में अपलोड कर रखा है कि भाई मैं इधर जाता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। अब अगर आप एआई के चैटबॉट को पूछ रहे हो, जैसे चैट जीपीटी को पूछ रहे हो कि व्हाट डज दिस पर्सन लाइक, तो व्हाट डज दिस पर्सन लाइक, तो आप उस वो एआई जो है वो उसके सोशल मीडिया अकाउंट से ये चीज़ पुल करके ये चीज़ नहीं बोल सकता कि भाई उसे ये चीज़ पसंद है। हाँ, उसके बारे में अगर कोई पोस्ट हो, उसके बारे में कोई अगर कोई वेबसाइट में अगर कुछ डला हो या ब्लॉग लिखा हो, उससे भले पुल कर सकता है, लेकिन ये अपने पर्सनल जो उन्होंने इंस्टाग्राम या अपने फेसबुक वगैरह में डाला हो, उससे पुल करके लोग नहीं जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे कंपनी का कहना है कि भाई हमें चैट जीपीटी में या कोई भी जनरेटिव एआई में थोड़ा हैम्पर होगा हमारा डेटा जनरेट करने की कैपेसिटी वगैरह। बट मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा स्टेप है कि भाई एआई वगैरह को पर्सनल डेटा का एक्सेस ना मिला जाए। और अगर लेते भी है उस टाइप के पर्सनल डेटा को एक्सेस को, तो वो परमिशन को लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, जो जिसके बारे में ले रहे हैं उनसे परमिशन लेना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, लास्ट डिश effort to pitch against 28% GST, रियल मनी गेमिंग कंपनीज एग्जीक्यूटिव लुक टू मीट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। देखिए, न्यूज़ कई दिनों से चलता आ रहा है। अब गेमिंग कंपनीज में तो आपको पता है कि 28% का जीएसटी एप्लीकेबल करा दिया गया है। तो इसमें ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई हम जो है छोटे मोटे कंपनीज काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, और उसके बाद गेमिंग इंडस्ट्रीज जो है इतना, अभी गेमिंग इंडस्ट्रीज का वैल्यू लगभग 2.8 to 3 बिलियन है एट द एंड ऑफ 2023, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो अराउंड 27% ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो अगर आप ऐसा लॉज लेके आ जाओगे तो गेमिंग इंडस्ट्री तो पूरा ठप हो जाएगा। गवर्नमेंट जो सोच रही है कि एडिशनल रेवेन्यू उनको 28% से आ जाएगा, बट आप ये भी चीज़ तो सोचो कि अगर 28% कर दिए तो बाकी स्मॉल प्लेयर्स कम हो जाएंगे, और उनके थ्रू जो रेवेन्यू आता है वो भी कम हो जाएगा, और लोग जो है इलीगल तरीके से गेमिंग करने लगेंगे, जिसका रेवेन्यू आपको मिलेगा तो नहीं। तो कंपनीज जो है ये सब क्लॉजेस में पिच करेंगे। अब देखते हैं इस पर कोई और अच्छा डेवलपमेंट आएगा या कुछ बड़ा डेवलपमेंट आएगा, तो अब इस न्यूज़ को आगे डिस्कस करेंगे। यही सीकिंग या कंसिडरिंग ये सब टाइप का कुछ आएगा तो अपन फिर हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर कुछ और बड़ा डेवलपमेंट आएगा तो हम उसे फिर देखेंगे बाद में। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, इंडिया ब्लॉक्स चाइना पाकिस्तान मूव टू हैव बीआरआई इन नैम पेपर्स। देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि चाइना के द्वारा चालू किया गया, उसमें जो सी पैक कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो पीओके से होते हुए गुजर रहा है।
ठीक है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए गुजरा, तो पाकिस्तान क्या चीज़ के लिए पुश कर रहा है कि भाई जो नैम है ना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, जिसके अभी जो चेयरमैन अजरबैजान है, अभी इसका मीटिंग जो बाकू में हुआ था, दैट इज़ कैपिटल ऑफ अजरबैजान, उसमें पाकिस्तान ये चीज़ चाह रहा था कि भाई नैम में जो है, हम नैम के डिस्कशन पेपर में किसे इंक्लूड कर दें, सी पैक को इंक्लूड कर दें। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि हम इसे इंटरनेशनल एक इशू बनाएं कि भाई ये हमारा कश्मीर का मुद्दा है, इस पे हम जो है इंडिया और हम जो है बायलैटरली नहीं रिजॉल्व कर पा रहे, तो इंटरनेशनली इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए। इंडिया बोल रहा है कि भाई आप बायलैटरल इश्यूज़ को इस प्लेटफॉर्म में नहीं रख सकते हो। इंडिया ने ब्लेटेंटली इस चीज़ को अपोज किया, और चाइना भी इस चीज़ को बैकिंग कर रहा था। अब अजरबैजान के चेयरमैनशिप में तो गया नहीं, और अब इसके बाद चेयरमैनशिप किसका आ जाएगा? युगांडा का आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अजरबैजान जो है चाइना का एक क्लोज अलाई है, ठीक है। और अब युगांडा में जो है, युगांडा के पास जब आ जाएगा तो युगांडा इंडिया का एक क्लोज अलाई है अफ्रीका में। तो ऐसी चेयरमैनशिप जो अब युगांडा के पास अगर आ जाएगा, तो युगांडा वैसे भी ये सब मूवमेंट्स को एंटरटेन करेगा ही नहीं, ठीक है। और भी कई कंट्रीज़ ने इस चीज़ को पोस्ट किया कि भाई पाकिस्तान कृपया अपना जो है वो बायलैटरल इश्यूज़ को नैम में ना लेके आए, नैम का टाइम को बर्बाद ना करे। इंडिया ने भी काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को अपोज किया है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों वही न्यूज़ है कि भाई फेड ओपन टू अनदर रेट हाइक आफ्टर एक्सपेक्टेड राइज दिस मंथ। बस यही चीज़ है कि इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं आया। एक्सपर्ट्स का ये चीज़ कहना है कि भाई अभी भी हम कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, हमें इन्फ्लेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो फेड जो है अभी अपने जो रेट हाइक का साइकिल उसे बंद नहीं करेगा। आने वाला टाइम में फेड रेट हाइक करेगा। जब करेगा तो हम उसे पता है आपको हमेशा की तरह डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फेड ने क्या रीज़न साइट किया है, फेड ने क्या रीज़न साइट, फेड का स्टांस उसके बाद क्या होता है, डोविश होता है, हॉकिश होता है, सब चीज़ हम लोग ने जैसे पहले डिस्कस किया है। एक बार रिजल्ट आ जाने दीजिए, हम वैसे वापस से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू ग्रोथ में भी म्यूटेड। देखिए इसमें क्या है ये न्यूज़ कि भाई लाइफ इंश्योरेंस का जो रेवेन्यू है, जो प्रीमियम है इनफैक्ट, वो कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेजरली क्या है, गवर्नमेंट का जो अभी गाइडलाइन जो आया है बजट में, कि भाई गाइडलाइन एज ए गवर्नमेंट का जो रूलिंग आया है बजट में या लॉ आया है ना बजट में, कि नॉन यूलिप प्लान्स में जो ये लोग पहले टैक्स एग्जम्पशन दे रहे थे, अब उस टैक्स एग्जम्पशन को नहीं देंगे अगर आपका नॉन यूलिप प्लान से कुछ क्या होता है, अगर कुछ प्रोसीड्स आता है तो, ठीक है। यूलिप प्लान क्या होता है दोस्तों? यूनिट लिंक इंसेंटिव प्लान। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर कोई आपने इन्वेस्ट कर रखा है यूलिप प्लान के तरफ, मतलब तो आपका वो मार्केट से बेस्ड रिटर्न रहेगा। नॉन यूलिप में मार्केट बेस्ड रिटर्न नहीं रहेगा। अगर टैक्स एग्जम्पशन की बात किया जाए तो यूलिप प्लान में पहले भी टैक्स एग्जम्पशन नहीं था। गवर्नमेंट ने इस बजट में नॉन यूलिप प्लान से भी टैक्स एग्जम्पशन हटा दिया है। यूलिप प्लान का क्या चीज़ है कि भाई आप जब इस टाइप के जब प्लान्स लेते हो तो आपका एक लाइफ इंश्योरेंस भी एक हो जाता है, और आपका एक सेविंग भी होता रहता है ताकि आपके फ्यूचर प्लान्स में आपको काम आ जाए, ठीक है। तो अब जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है बोल रही है कि भाई हमें नॉन यूलिप प्लान्स का क्योंकि टैक्स एग्जम्पशन हटा दिया गया है, तो हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि भाई हमें प्रोसीड आएगा, हमें जो उसमें जो इन्वेस्टमेंट आता है वो आएगा। क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट मेजरली भी इसलिए भी आता है दोस्तों क्योंकि भाई इतना अच्छा रिटर्न में आपको टैक्स नहीं लगता है। अब मान लीजिए आदमी अगर इन्वेस्ट करते रहे और उसके बाद जाके जब उसका नॉन यूलिप प्लान जब उसका रिडीम होता है तो उस पर टैक्स एग्जम्पशन नहीं लगता था। उसके प्रोसीड्स एज इट इज़ अगर मान लीजिए 50 लाख है तो एज इट इज़ आ जाते थे। अब गवर्नमेंट ने अगर 5 लाख से एक्सीडिंग अगर आपका एनुअल प्रीमियम है तो जितना भी आपका प्रोसीड्स आएगा उसे विड्रॉ कर लिया जाएगा फ्रॉम द टैक्स एग्जम्पशन। तो अब इस चीज़ को लेके है, लेकिन अभी भी जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो अभी भी जनरल इंश्योरेंस में अभी काफ़ी अच्छा बेटिंग कर रही है कि भाई उनको लगता है कि भाई काफ़ी अच्छा हमें एक रेवेन्यू रियलाइज हो सकता है। दोस्तों कुछ दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि दो मिनिस्ट्री जब आपस में अलग अलग व्यूज़ देते हैं तो कैसे कॉन्ट्राडिक्शन होता है। तो इसीलिए हर मिनिस्ट्री का जो स्कोप है काफ़ी अच्छे से डिफाइन होना चाहिए, काफ़ी अच्छे से कंपार्टमेंटेशन होना चाहिए ताकि दो मिनिस्ट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। उससे रिलेटेड एक न्यूज़ है, कॉमर्स मिनिस्ट्री एंड मिलिट्री एट ऑड्स ओवर टैरिफ SOPs, टैरिफ सॉप्स टू ICT गुड्स फ्रॉम EU। देखिए कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो ये चीज़ कह रही है कि भाई अभी हम लोग ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है
EU के साथ और UK के साथ, तो आप जो है उनसे जो ICT गुड्स जो इंपोर्ट हो रहे हैं, जिस पे हम अभी 20% टैक्स लगा रहे हैं, कृपया उस पर 20% टैक्स ना लगाए। कॉमर्स मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये चीज़ रिकमेंड कर रही है। यही सेम चीज़ को लेके मीटी जो है वो ये चीज़ रिकमेंड कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो ये चीज़ रिकमेंड कर रही है कि भाई आप जो है इस पे 20% टैक्स ही लगाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी सेटबैक मिल सकता है। तो अब देखते हैं क्या फाइनल टेकअप होता है, बट conflict within the ministry is not a new thing to be seen in Indian what you say Indian policy making। काफ़ी बार होता है, एंड ठीक है, अगर हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट हो तो अच्छा ही आउटकम आता है इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, ग्लोबल बिजनेस आउटलुक सर्वे फॉर जून, बिजनेस एक्टिविटी केपेक्स टू इम्प्रूव ओवर 12 मंथ्स S&P। देखिए, ये न्यूज़ बेसिकली ये चीज़ ये बोल रहा है कि भाई जो केपेक्स है और बिजनेस एक्टिविटी दोनों ही इम्प्रूव होगा। R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल सकता है, बट हायरिंग काफ़ी अभी पीक पे चलेगा। ठीक है, फर्म के पास अभी प्राइसिंग पावर आ जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी ऑलरेडी देखिए पीक पे है। तो पीक पे तो सॉरी मैं नहीं बोलूँगा, बट इन्फ्लेशन अभी है थोड़ा बहुत मार्केट में, तो अब फर्म के पास जो है वो काफ़ी अच्छा एक प्राइसिंग कैपेसिटी भी है। इंडियन बिजनेसेस प्रोजेक्ट फेवरेबल डिमांड कंडीशंस इन दी लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट इज दोस्तों, बांगा वांट्स फोकस ऑन क्लाइमेट, फूड सिक्योरिटी, पैंडेमिक्स। देखिए, अजय बांगा जी जो है, जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बन चुके हैं अभी, उनका ये चीज़ कहना है कि भाई वर्ल्ड बैंक अब जो है क्लाइमेट चेंज पे ज़्यादा फोकस करेगा, और उसके बाद फूड सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करेगा, पैंडेमिक्स वगैरह में ज़्यादा फोकस करेगा। इनका ये कहना है कि भाई सिर्फ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी को एम लेने से कुछ नहीं होता, आपको प्रॉपरली उसे डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई आप इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कैसे करोगे, क्लाइमेट चेंज उससे कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। फिर उनका ये चीज़ कहना है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, उससे क्या होगा, एक थोड़ा सा जो क्लाइमेट चेंज है वो कर्व होगा, और जिनको अभी तक बेसिक नेसेसरीज लाइफ के प्रोवाइड नहीं हो पाई है, उनको वो पॉवर्टी लाइन से जो कि नीचे, उन्हें थोड़ा हेल्प मिलेगा ये सब रिन्यूएबल एनर्जी से। रिन्यूएबल एनर्जी में बोला गया है कि भाई क्यों जो है प्राइवेट कंपनीज जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रही, उसको भी, उस रीजन को भी थोड़ा सा देखा जाएगा, ताकि प्राइवेट कंपनीज को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले या एक बूस्ट मिले इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक एम्स फॉर ग्लोबल रोल, ब्रिक्स बैंक कीन टू ऐड मेंबर्स। देखिए, ये न्यूज़ बेसिकली ये चीज़ ये बोल रहा है कि भाई ब्रिक्स है ना, जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का मेंबरशिप है, उसमें ये चीज़ बोला जा रहा है कि भाई इनका जो बैंक है उसे हम बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई हम नए मेंबर्स को भी अब और ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कि इनके डिस्कशन में है कि भाई UAE, बांग्लादेश एंड इजिप्ट, दे हैव जॉइंड द फाइनल स्टेजेस ऑफ डिस्कशन फॉर द इंक्लूजन ऑफ मेंबरशिप। बाकी जो कंट्रीज है, जैसे कि मान लीजिए सऊदी अरेबिया है, उन्होंने भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है। ब्रिक्स के कई सारे फ्रेंडली नेशंस भी है, कई सारे उनके वर्चुअल मेंबर्स, जैसे कि इंडोनेशिया वगैरह, इन लोगों ने ज्वाइन भी किया था, ज्वाइन भी करते हैं ब्रिक्स का जो समिट रहता है थ्रू वर्चुअल। तो अब इनका ये कहना है कि भाई हम ब्रिक्स का मेंबरशिप को बढ़ाएंगे, ताकि हमें भी फंडिंग वगैरह और थोड़ा अच्छे से मिले, और ब्रिक्स का जो ग्लोबल रीच है वो बढ़े। डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो भी कंसर्न है हम अलग अलग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे रख पाए, अगर हमारा इंस्टीट्यूशन थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा तो। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, पुतिन सेज रशिया हैज सफिशिएंट स्टॉक पाइल ऑफ क्लस्टर म्यूनिशंस। देखिए, ये न्यूज़ क्या है दोस्तों कि भाई रशिया जो है यूक्रेन को, इनफैक्ट यूक्रेन के थ्रू या यूक्रेन के वॉर के थ्रू ये वार्निंग देना चाहता है कि भाई हम भी जो है अपना जो क्लस्टर बॉम्ब्स है उसे यूज़ कर सकते हैं। क्लस्टर बॉम्ब्स होता क्या है दोस्तों, जैसे कि एक ही रीजन में अगर मान लीजिए कई सारे सोल्जर्स है, मतलब तैनात है कोई एक ऑपोजिशन, मतलब आपके जो एनिमी कंट्री के, तो उस पर आप जो है क्लस्टर बॉम्ब डाल दोगे तो एक साथ काफ़ी नुकसान हो जाता है वो सब रीजन में। तो
ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक रहता है, बट अब इसका जो यूज़ है वो काफ़ी कम कर दिया गया है, काफ़ी या तो बंद ही कर दिया गया है। ये यूज़ होते थे आपके पहले के वर्ल्ड वॉर ये सब के टाइम में। तो अब रशिया कह रहा है कि भाई हमारे पास भी जो है ये क्लस्टर बॉम्ब है, हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों बोला रशिया ने? यूक्रेन ने ये चीज़ बोला कि भाई हम भी जो है क्लस्टर बॉम्ब्स उन रशियन सोल्जर्स के खिलाफ यूज़ करेंगे जो कि हमारे टेरिटरी में आके बैठे हुए हैं। रशिया ने बोला कि अगर ऐसा कुछ भी अगर होता है तो सारे जो मेंबर्स है जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ ओपनली इस चीज़ सुन लीजिए कि हम भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। फिर ये मत बोलना कि भाई हमने ऐसे कैसे कर दिया, हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, ईरान ब्रिंग्स बैक मोरालिटी पुलिस पेट्रोल टू एनफोर्स स्ट्रिक्ट हिजाब लॉ। ईरान में अभी इतना बवाल हुआ है जो कि एक 22 ईयर ओल्ड माशा आमिनी के डेथ के कारण हो गया, जो कि पुलिस कस्टडी में थी। उनको भी यही मोरालिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मोरालिटी पुलिस ने क्या करते हैं कि भाई वो लोग स्ट्रिक्ट लॉज वगैरह को अगर आप फॉलो नहीं करते वुमेन के हिजाब लॉ को, तो उन लोग फिर अरेस्ट करते, ठीक है, आपको पनिश करते हैं। तो इस चीज़ के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था। तो ईरान ने अभी टेम्परेरीली इस चीज़ को थोड़ा सस्पेंड कर दिया था। अब वापस से ईरान ने इसको फॉर्मली पूरा हद तक रिस्टोर कर दिया है, और उनका ये कहना है कि हम वापस से मोरालिटी पुलिस को ऑन ग्राउंड लेके आ जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, जीएसटी डायरेक्टरेट सीक्स टैक्स ऑन कॉर्पोरेट गारंटीज। ठीक है, इस न्यूज़ में क्या बोला जा रहा है कि भाई जीएसटी जो है, अगर कोई कंपनी अपने सब्सिडरी को लेके अगर टैक्स गारंटी देती है तो उस टैक्स गारंटी पे जीएसटी लगेगा, ऐसा जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना है। जीएसटी डिपार्टमेंट का ये चीज़ भी कहना है कि भाई आप जो है भले इस चीज़ में कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो अगर डायरेक्टली देखा जाए तो, लेकिन तो भी हम टैक्स लेंगे। देखिए कंपनीज का क्या कहना था कि भाई अगर जीएसटी क्या चीज़ पे एप्लीकेबल होना चाहिए, या तो गुड्स और सर्विसेज, और कोई भी चीज़ अगर गुड्स में नहीं क्लासीफाई हो पाएगा तो वो सर्विसेज आ जाएगा। जीएसटी लॉ में ये चीज़ बोला गया है, बट उसके लिए कोई कंसिडरेशन तो होना चाहिए, उसके अगेंस्ट ही तो आप जीएसटी पे टैक्स चार्ज कर पाओगे। अगर मान लीजिए हम जीएसटी ऑन कॉर्पोरेट गारंटीज अगर चार्ज करते भी तो उसका कंसिडरेशन क्या है, कौन से अमाउंट पे हम चार्ज करेंगे। तो ये सब मुद्दों को लेके जो है जीएसटी डिपार्टमेंट ने फाइनली बोला है कि नहीं हम तो चार्ज करेंगे, और कंपनी जो है इस चीज़ को थोड़ा उठाना चाह रही है। जीएसटी डिपार्टमेंट का ये भी चीज़ कहना है कि भाई आप अगर कंसिडरेशन की बात करें तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये तो आप ही की सब्सिडी है। अगर ये सब्सिडी अगर ग्रो करेगी तो इसमें तो फ़ायदा तो आप ही को होगा, तो फिर यही होगी आपका कंसिडरेशन। अगर पास्ट की बात देखा जाए तो भाई पास्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट और भी हायर कोर्ट्स ने ये चीज़ का रूलिंग दिया है कि भाई सर्विस टैक्स जो है वो ये सब चीज़ों में एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे कि कॉर्पोरेट गारंटीज वगैरह में एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये मुद्दा जीएसटी पे आ गया, अब जीएसटी पे देखते फिर क्या रूलिंग आएगा। पिछले 2 महीनों में 600 से 700 करोड़ का डिमांड रेस कर दिया गया है इसी जीएसटी मतलब कॉर्पोरेट गारंटी को लेके। नेक्स्ट दोस्तों, XAG ऑक्शन नॉट बेस्ट मेथड टू एलोकेट सैटेलाइट स्पेक्ट्रम। देखिए ये न्यूज़ क्या है बेसिकली दोस्तों कि जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का एलोकेशन मैंने आपको बहुत बार डिस्कस किया पहले भी कि भाई 2 स्कूल ऑफ थॉट से, एक ये बोल रहा है कि आप सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का जो एलोकेशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन कराइए, क्योंकि सैटेलाइट पे किसका कंट्रोल नहीं होता है, और आप ऐसे कैसे ऑक्शन करा सकते हैं जहाँ पे जब कोई भी कंट्री नहीं करा रही है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये चीज़ बोल रहा है कि भाई अगर आप स्पेक्ट्रम एलोकेशन नहीं कराओगे तो फिर जैसे पहले 2G के चीज़ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई इसमें थोड़ा गलत हो गया, हमें गवर्नमेंट रिसोर्सेज को ऑक्शन में देना चाहिए, तो वो एक प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर सेकंड चीज़ उन्होंने बोला कि भाई अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट को मिल सकती है वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो हम क्यों नहीं एलोकेशन जो है वो ऑक्शन के थ्रू कराए। अब इस चीज़ में जो है एक वो बनाया गया ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, मतलब उन्होंने एक क्वेश्चनर पूछा है बेसिकली, जो XCAG है हमारे मुकुल रोहतगी, इनका तो नाम सबने ही सुना ही होगा। तो इनका ये चीज़ कहना है कि भाई हम क्यों नहीं स्पेक्ट्रम एलोकेशन कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली, क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ में एक ऑक्शन ही सबसे बेस्ट रूट होगा, ज़रूरी नहीं है। आप जो है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन भी कर सकते हो बेस्ड ऑन कि भाई पब्लिक गुड के लिए ये चीज़ है तो हम उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन कर सकते हो। देखिए ये सेम पॉइंट इस पे भी उठा था किसमें 2G एलोकेशन की, भाई पब्लिक गुड के लिए कर रहे हैं हम ये चीज़, बट आपको पता है 2G का क्या वो
आउटकम हुआ। फिर उन्होंने ये भी चीज़ बोला कि भाई कई सारे जो है कंट्रीज़ जो है आज इंडिया सिर्फ थोड़ी ओन करता है एक आपका स्पेक्ट्रम को, इसमें तो कई सारे करते हैं, इट बिलोंग्स टू यूके, इट बिलोंग्स टू बांग्लादेश, यूएसए, चाइना। तो आप ऐसे स्पेक्ट्रम को जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है उसे कैसे आप ऑक्शन कर सकते हो? देखिए दोस्तों, स्पेक्ट्रम दो टाइप का बात चल रहा है इसमें। एक ये चल रहा है कि भाई जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की बात चल रहा है, एक ये चल रहा है जो टेलीकम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं उसके स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। तो मैं वो टेलीकम्युनिकेशन 5G स्पेक्ट्रम की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका तो एलोकेशन हो गया, उसका सब कुछ हो गया है। और मैं बात कर रहा हूँ सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का जिसका एलोकेशन होना बाकी है। वो चीज़ ही डिसीजन चल रहा है कि भाई इसे भी ऑक्शन किया जाए कि इसे भी एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन किया जाए। फिर उसके बाद इन्होंने एक चीज़ बोला कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ठीक है, अगर जजमेंट आया तो वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट तो नहीं हो गया ना कि आपको अब उसको हर डिसीजन में फॉलो करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो राइट टू इक्वालिटी तो फिर ख़त्म ही हो गया। मतलब अगर हम स्पेक्ट्रम को सिर्फ ऑक्शन के थ्रू एलोकेशन करते और हम कोई भी चीज़ को कंसिडर नहीं करते कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था ये वो, तो फिर वो राइट टू इक्वालिटी तो बात ही खत्म हो जाता है। राइट टू इक्वालिटी का होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो भाई वो चीज़ तो फिर ख़त्म ही हो जाता है। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। उन मतलब राइट टू ये आर्टिकल 14 ये भी चीज़ बोलता है कि भाई हम जो है फैक्ट ऑफ द मैटर को चेक करेंगे रादर दैन कि भाई हम सेम लॉ को हर चीज़ में अप्लाई किया जाए। आज का लास्ट न्यूज़ दोस्तों थोड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इसलिए मैं इसे कवर कर रहा हूँ। क्रिएटर्स रेज बैनर ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट डेटा स्क्रैपिंग ऑफ एआई बॉट्स। देखिए हो क्या रहा है कि जो एआई बॉट्स वगैरह है जो वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली, देखिए क्या होता है, फिक्शन बेस्ड स्टोरीज लिखते हैं कुछ राइटर्स, ठीक है। तो उस पर क्या हो रहा है अभी कि एआई ने क्या किया, सारे इन राइटर्स का कुछ एआई चैटबॉट्स ने क्या किया, सारे इन राइटर्स का जो है स्टोरीज लेके अपना अपना स्टोरीज बनाने लग गए हैं ये लोग, सो दैट वो लोग उस चीज़ को ऑब्वियसली सेल कर पाए। तो अब ये जो कंटेंट क्रिएटर्स है वो लोग ने ये चीज़ बोला, जो स्टोरी लिखते हैं उन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई ये चीज़ तो गलत है। अगर आप हमारा मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो फिर आप हमें पैसा भी दो। मतलब ऐसा है कि उनको ये चीज़ है कि भाई आप हमारा मटेरियल यूज़ ही मत करो, सबसे पहला थिंग। और उन लोगों ने क्या किया फिर उस चीज़ को अपोज करने के लिए क्या किया कि वो लोग ने ऐसी रैंडम कुछ स्टोरीज लिखना चालू कर गए जिसका कोई सर पैर नहीं है। तो अब क्या एआई चैटबॉट को कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई क्या असल में चीज़ है, मतलब रियलिटी क्या चीज़ ये लिखना चाह रहे हैं एंड मैं कौन सा स्टोरीज को लूँ कौन सा स्टोरीज को ना लूँ। तो ये चीज़ ऑब्वियसली ह्यूमन वर्सेस एआई वाला डिबेट ही है। तो अब देखते हैं इस चीज़ में क्या मतलब क्या एक छोटा डेवलपमेंट होता रहता है, वो तो कवर करते रहेंगे हम लोग। लेकिन हाँ, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा तो मैंने उससे डिस्कस कर लिया। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों। हैव अ लवली मंडे एंड हैव अ लवली स्टार्ट टू योर वीक।